नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना ताइवान के टेंशन के इतिहास के बारे में। हम देखेंगे कि किस तरीके से मेनलैंड चाइना जो आज कम्युनिज्म की राह पे है और उनका जो प्रोविंस है वो आज एक डेमोक्रेसी की मिसाल बन चुका है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर पूरा इतिहास देखने चाहेंगे दोस्तों तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 17th सेंचुरी से शुरू करते हैं, जब ताइवान के ऊपर कंट्रोल था किंग डायनेस्टी का 1683 से लेके 1895 तक। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर होती है। वहाँ पे इंपीरियल जापानीज आर्मी जीत जाती है, बहुत ही ब्रूटल तरीके से किलिंग और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे जापानीज आर्मी करती है। अगर उसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो इस तरीके से 1895 में फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर जीतने के बाद ताइवान प्रोविंस के ऊपर कंट्रोल आ जाता है जापान का। फिर उसके बाद होती है वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू में जापान हार जाता है 1945 में, और जो उसने ताइवान को क्लेम कर रखा था वो क्लेम छोड़ देते हैं और जीते हुए लोगों को ताइवान सरेंडर कर दिया जाता है। अब जापान के ताइवान को सरेंडर करने के बाद ताइवान को एक नाम मिलता है, जो नाम रखा जाता है द रिपब्लिक ऑफ चाइना। और वहाँ पे जो लोग जीते हुए थे, जो पॉलिटिक्स में थे उस टाइम पे, वो लोग ताइवान को रूल करना शुरू करते हैं। अब मेनलैंड चाइना में क्या होता है कि कुछ दिनों में सिविल वॉर शुरू हो जाता है, गृह युद्ध शुरू हो जाता है माओ जेडोंग और चियांग काई शेक के बीच में। दो पार्टी होती है, एक माओ जेडोंग की होती है और दूसरी चियांग काई शेक की होती है, केएमटी पार्टी। तो इन दोनों के बीच में सिविल वॉर शुरू होता है और चियांग काई शेक को एकदम से मार मार के भगा दिया जाता है। तो वो चियांग काई शेक चले जाते हैं ताइवान में और वहां पे रहने लगते हैं। उनके साथ तकरीबन 1.5 करोड़ लोग और ताइवान में भाग गए थे और वो ताइवान में रहना शुरू करते हैं 1949 से। अब देखिए दोस्तों, वहाँ पे पहले से पॉलिटिकल सिस्टम था ताइवान में। अब केएमटी पार्टी के जो लोग पहुंचे उन्होंने उनको डोमिनेट करना शुरू किया। 1949 से 1980s तक 75 तक वहाँ पे ताइवान में डिक्टेटरशिप की तरह ही चियांग काई शेक ने काम किया। उसके बाद उनके जो लड़के हैं वो आते हैं, जिनका नाम था चियांग चिंग कू। तो इन्होंने जैसे ही प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली और इन्होंने फिर उसके बाद इनके ऊपर काफी प्रेशर था। उस टाइम पे क्या पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का प्रचार हो रहा था, तो इनके ऊपर भी प्रेशर आया इनकी पब्लिक से और बाहरी देशों से। इन्होंने डेमोक्रेसी लाने का प्रोसेस शुरू किया ताइवान के अंदर। फिर चियांग काई शेक के बेटे के बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट ली तेंग ह्यू आते हैं, जिनको ताइवान के फादर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किए, जो भी इनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर चेंजेस करके इसको डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल लेआउट देने की कोशिश की। और उसके बाद तब जाके 2000 में पहले नॉन केएमटी प्रेसिडेंट, मतलब चियांग काई शेक की पार्टी से कोई भी रिश्ता ना रखते हुए ऐसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया, जिनका नाम था चेन स्यू बियान। तो जब दिख रहा है कि इतना अच्छा चल रहा है तो यहाँ पे तकलीफ क्या आई, मेनलैंड चाइना जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसको क्या तकलीफ हुई रिपब्लिक ऑफ चाइना से। तो देखिए, यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें चल रही थी ताइवान में, डेमोक्रेसी आ रही थी, कम्युनिज्म जा रहा था, तो उसी समय पे मेनलैंड चाइना जो है उसने एक प्रस्ताव रखा 1980s में ताइवान की तरफ कि चलिए हम हाथ मिला लेते हैं और एक कंट्री दो सिस्टम का फॉर्मूला अपना लेते हैं। अपन एक कंट्री रहेंगे, पूरा चाइना रहेगा, चाइना मेनलैंड और ताइवान को मिला के, पर वहां पे दो अलग अलग सिस्टम रहेंगे। आपको एटोनॉमी, आपको अलग से पावर भी दिए जाएंगे। इस ऑफर को ताइवान ने रिजेक्ट कर दिया। जैसा कि पहले मैंने बताया कि 2000 आते आते वहां पे पहले नॉन केएमटी पार्टी से बिलोंग करते हुए एक प्रेसिडेंट पावर में आए और उन्होंने आते ही ओपनली बैक करना शुरू कर दिया आज़ादी के लिए। मतलब उनको आज़ादी चाहिए थी मेनलैंड चाइना से, जिसको चाइना ने गंभीर इशू के रूप में देखा। फिर वापस से मिस्टर चेन जो है वो 2004 में इलेक्ट होते हैं। तब चाइना ने आखिरकार एंटी सेसेशन लॉ पारित किया। इसके अंदर अगर चाइना से ताइवान अलग होने की कोशिश करता है तो हम ताइवान के ऊपर किसी भी प्रकार से कार्यवाही कर सकते हैं, चाहे फिर वो पीसफुल हो या नॉन पीसफुल हो। 2016 में जब करंट जो प्रेसिडेंट हैं ताइवान की, साई इंग वैन, वो इलेक्ट हुई, इन्होंने तो ओपनली एकदम, इनको तो इंडिपेंडेंस चाहिए ही। अब चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं ताइवान की, ताइवान के लोग वहां पे जाके काम करते हैं। माना जाता है कि 1 करोड़ जैसे लोग ताइवान के चाइना में जाके काम करते हैं। तो इस तरीके से जो चाइना की एक इकोनॉमिक डिपेंडेंसी थोड़ी सी ताइवान के ऊपर आ चुकी है। तो इसकी वजह से अगर नॉन पीसफुल तरीके से ताइवान को कब्जाने की कोशिश करता है तो वो 2 बार पहले सोचेगा। अब इसी टाइम पे आते हैं डोनाल्ड ट्रंप 2016 में।
जिन्होंने 1979 से ठंडे पड़े रिश्तों को ताइवान से उसको वापस से गर्म किया, वापस से शुरू किया। और उन्होंने अब वेपन सेल करना फिर से ताइवान को शुरू किया, क्योंकि चाइना अब बहुत बार धमकी दे चुका है कि हम ताइवान को अपने अंदर एनेक्स करके ही रहेंगे। तो कभी भी ताइवान के ऊपर हमला हो सकता है, इन्वेजन हो सकती है, जैसी यूक्रेन में हुई है। एक्सपर्ट्स लोग मानते हैं कि आने वाले 2-3 साल में या मैक्सिमम 2025 तक ताइवान के ऊपर इन्वेजन हो जाएगी और चाइना ताइवान को कब्जा लेगा। चाइना ताइवान को डराने की, धमकाने की पूरी पुरजोर कोशिश करता है। अभी रिसेंटली उन्होंने पिछले साल अप्रैल 2021 में ताइवान के एयर स्पेस में अपने जो फाइटर जेट्स हैं वो भेज दिए थे। ये ताइवान को डराने की कोशिश की गई थी। तो अब देखिए ताइवान को कौन रिकॉग्नाइज करता है, इसकी बात करते हैं। कौन से जो देश हैं दुनिया में वो ताइवान को एज अ कंट्री मानते हैं। तो देखिए चाइना का अपना स्टैंड रहा है, मेनलैंड चाइना का, कि ये जो प्रोविंस है वो ताइवान वो ब्रेकअप हो गया है, हमसे अलग हो गया है, उसको हम कैसे भी वापस लेंगे बाय फोर्स और एनी मीन्स। हम कैसे भी ताइवान को अपने अंदर सम्मिलित करके ही रहेंगे। तो चियांग काई शेक का जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था 1949 में, वो सबसे पहला चाइना माना गया था। मतलब उस टाइम पे जो ताइवान है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसको चाइना माना जाता था। और अभी का जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसको चाइना नहीं माना जाता था। उसके बाद चाइना की जो डिप्लोमेसी है, थोड़ी इकोनॉमिक पावर है, वो जब जगी 1971 में, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद चाइना जो आज है वो उभर के सामने आया। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो पहले सीट थी, परमानेंट सीट, वो आरओसी के पास थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास यानी ताइवान के पास। वो हटा करके 1971 में अमेरिका के इन्फ्लुएंस की वजह से मेनलैंड चाइना को यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को दे दी गई। जैसे 1971 में जो यूनाइटेड नेशंस की सीट ताइवान के हाथ से चली गई, उसके बाद जितनी भी कंट्रीज उनको रिकॉग्नाइज करती थी, उन्होंने रिकॉग्नाइज करना उनको बंद कर दिया, मान्यता देना बंद कर दिया। आज के समय में हार्डली 15 कंट्रीज होंगी जो रिपब्लिक ऑफ चाइना को एक देश मानती हैं। बाय द वे इंडिया नहीं है उस लिस्ट में। इंडिया नहीं मानता है ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया ताइवान के साथ डायरेक्टली कोई भी तरीके से कांटेक्ट नहीं करता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे जो भी सारा फॉरेन कांटेक्ट होता है वो मेनलैंड चाइना यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ होता है। तो क्या आप ताइवान कभी भी आज़ाद हो सकता है? देखिए पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी, क्योंकि अभी जो उनकी प्रेसिडेंट है वो प्रो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंस चाहती हैं कैसे भी करके। और अमेरिका की उनके पास बैकिंग है, पर अमेरिका की बैकिंग देखिए आजकल काम नहीं आती, क्योंकि यूक्रेन में भी उन्होंने बोला था कि हम आपके पीछे खड़े हैं जो भी होगा। आज अब देख ही रहे हैं कि यूक्रेन का क्या हाल हो रखा है। ऐसा सोच के ताइवान को कुछ नहीं करना चाहिए कि अमेरिका हमारे पीछे खड़ा है। जिस दिन चाइना इन्वेजन करना शुरू करेगा या ताइवान को हथियाने की कोशिश करेगा, वो हथिया लेगा, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा मुश्किल है कि जो ताइवान है वो इंडिपेंडेंट हो पाए। पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि चाइना ऐसा कभी भी होने देगा, क्योंकि आज चाइना का जो सुपर पावर है वो एक अलग ही लेवल पे है। वीडियो शायद से थोड़ी लंबी हो चुकी है, पर मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरी डिटेल आप तक पहुंचाई जाए। आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि ताइवान कभी भी इंडिपेंडेंट होगा या इंडिया का जो स्टांस है ताइवान को लेकर वो इंडिया को चेंज करना चाहिए या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। थैंक यू।